ओके बेटे, so today we are going to start the next topic, and next topic is regulation of gene expression. ठीक है बेटे, this topic is related with how the genes they express. ठीक है, कौन से जीन्स जो है उन्होंने एक्सप्रेस होना है और कौन से जीन्स जो है उनके एक्सप्रेशन को रेगुलेट किया जाना है, तो दैट इज इम्पोर्टेंट हियर. तो देखो, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन का क्या मतलब है. कहते हैं कि देयर आर न्यूमरस जीन्स प्रेजेंट इन योर बॉडी. ठीक है, सो मेनी जीन्स आर प्रेजेंट इन योर बॉडी. पर कहते हैं कि सारे के सारे जीन्स जो हैं वो बॉडी के अंदर एक्सप्रेस नहीं होते हैं. ठीक है, वैसे तो बॉडी में काफी सारे जीन्स प्रेजेंट हैं, पर ऐसा नहीं है कि ऑल ऑफ दिस जीन्स दे एक्सप्रेस. सम ऑफ द जीन्स दे एक्सप्रेस और एक्टिवेट, और सम जीन्स ऐसे हैं जो उनके एक्सप्रेशन को रोका जाता है, रेगुलेट किया जाता है. ठीक है बेटे, तो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन का यही मतलब है कि बॉडी के अंदर कौन से टाइम पर कौन से जीन्स जो है उन्होंने एक्सप्रेस होना है और कौन से जीन्स जो है उन्होंने एक्सप्रेस नहीं होना है. ठीक है, तो बॉडी जो है वो अलाउ करती है सर्टेन जीन्स के एक्सप्रेशन को, और सर्टेन जीन्स जो है उनके एक्सप्रेशन को वो क्या करती है, रोकती है. तो उसके बारे में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे. तो कहते हैं कि रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन जो है उसका यहाँ पे मतलब क्या है. तो जीन एक्सप्रेशन वर्ड का मतलब होता है कि व्हेनेवर अ जीन एक्सप्रेस, जब भी कोई जीन जो है वो एक्सप्रेस होगा, तो देखो जीन जो है वो क्या करते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं आगे जाकर. ठीक है बेटे, और प्रोटीन्स जो है उससे क्या आगे प्रोड्यूस होते हैं, एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं. ठीक है, और एंजाइम्स क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन जो है उसको कैटालाइज करते हैं, जिससे बॉडी के अंदर कुछ करेक्टर्स जो है वो कंट्रोल होते हैं. ऑलराइट, तो इस तरह से वो कहते हैं कि जीन्स जब भी एक्सप्रेस होंगे तो इसका मतलब उससे क्या बनेंगे, प्रोटीन्स बनेंगे. ठीक, अब कहते हैं कि देयर आर सर्टेन कंडीशंस, सर्टेन लेवल्स इन योर बॉडी, जहां पे जीन्स के एक्सप्रेशन जो है उसको क्या किया जाएगा, रेगुलेट किया जाएगा. तो उसमें उसने 2-3 ऐसे प्रोसेस बताए हैं जहां पे जीन्स का एक्सप्रेशन जो है उसको रेगुलेट किया जाता है. तो उसमें देखो, फर्स्ट पॉइंट आपकी बुक में उसने लिखा है कि ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे जीन्स का जो एक्सप्रेशन है उसको रेगुलेट किया जाता है. ठीक है बेटे, तो ट्रांसक्रिप्शनल लेवल का क्या मतलब है, जहां पे कि ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हुआ है. ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस कहाँ स्टार्ट हुआ था, कहते हैं कि जब डीएनए जो है उसमें से क्या बना था, मैसेंजर आरएनए बना था. तो ट्रांसक्रिप्शन जो है वहां पे स्टार्ट हुई थी, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन का इटसेल्फ मीनिंग है मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस फ्रॉम द स्टैंड ऑफ द डीएनए, दैट इज द फर्स्ट स्टैंड ऑफ द डीएनए. तो उसके लिए उसने यहाँ पे वर्ड यूज किया है प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट. तो यहाँ पे प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट वर्ड का मतलब है सिंथेसिस ऑफ मैसेंजर आरएनए, और यू कैन से मैसेंजर आरएनए. तो कहते हैं कि जब डीएनए जो है उससे मैसेंजर आरएनए बनता है, ठीक है, तो उस समय क्या होता है, सर्टेन जीन्स जो है उनके एक्सप्रेशन को रेगुलेट किया जाता है. कुछ जीन्स जो है उनके एक्सप्रेशन को वहां पे रोका जाता है, और कुछ जीन्स जो है उनको एक्सप्रेस होने दिया जाता है. कब, जब मैसेंजर आरएनए बनता है डीएनए में से. ठीक है बेटे, सेकंड जो है रेगुलेशन कब देखा जाएगा, तो जब मैसेंजर आरएनए जो है वो बन चुका है, अब उस मैसेंजर आरएनए की क्या हो रही है, प्रोसेसिंग हो रही है. ठीक है, स्प्लाइसिंग हो रही है. सभी को अच्छे से पता है व्हाट इज स्प्लाइसिंग ऑफ मैसेंजर आरएनए, दैट इज the joining of the exons or the coding region and the removal of the introns. ठीक है, जब हम exons जो coding regions हैं उनको join करते हैं और introns जो है उनको remove कर देते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, splicing कहते हैं. तो कहते हैं कि पहला तो जब मैसेंजर आरएनए बनेगा उस समय ट्रांसक्रिप्शन जो है उसमें जीन एक्सप्रेशन देखा जाएगा, एंड सेकंड जीन एक्सप्रेशन का रेगुलेशन कब देखा जाएगा, जब मैसेंजर आरएनए जो है उसकी प्रोसेसिंग होगी, यानी उसमें से एंट्रॉन्स का रिमूवल हो जाएगा और एक्सॉन्स जो है उनकी ज्वाइनिंग होगी. ठीक है बेटे, थर्ड पॉइंट में देखो क्या लिखा है, ट्रांसपोर्ट ऑफ द मैसेंजर आरएनए फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म. ठीक है, आपको मालूम है अगर हम किस सेल की बात कर रहे हैं, यूकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं, तो यूकैरियोटिक सेल में ट्रांसक्रिप्शन यानी मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस किसके अंदर होती है, न्यूक्लियस के अंदर होती है. और उसके बाद वो मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस से कहाँ चला जाता है, साइटोप्लाज्म में चला जाता है. तो कहते हैं कि जब मैसेंजर आरएनए ने न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जाना है, तो उस समय भी क्या होगा, जीन एक्सप्रेशन जो है उसको रेगुलेट किया जाएगा. एंड फोर्थ जीन एक्सप्रेशन का रेगुलेशन कहाँ देखा जाएगा, इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन. ठीक है बेटे, जब ट्रांसलेशन होनी है उस समय भी जीन एक्सप्रेशन जो है उसका एक्सप्रेस, कौन से जीन्स एक्सप्रेस होने हैं कौन से नहीं होने हैं, उसको यहाँ पर जो है देखा जाएगा. ओके बेटे,
ये चारों चीजें पता लग गई है सभी स्टूडेंट को? देखो मैं फिर से बता रही हूँ, ध्यान से सुनेंगे। जीन एक्सप्रेशन का मतलब है जीन्स का एक्सप्रेस होना। तो जब भी जीन्स एक्सप्रेस होते हैं तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? प्रोटीन्स प्रोड्यूस करते हैं, यानी पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं। ठीक है, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अ यूकैरियोटिक सेल, दिस मीन्स इन अ यूकैरियोटिक सेल रेगुलेशन ऑफ द जीन एक्सप्रेशन टेक्स प्लेस एट 4 प्लेसेस। ठीक है बेटे, नंबर 1 व्हेन देयर इज सिंथेसिस ऑफ मैसेंजर आरएनए फ्रॉम द डीएनए स्टैंड, तब रेगुलेट होते हैं जीन्स। सेकंड वो कहते हैं कि मैसेंजर आरएनए के सिंथेसिस के बाद जब उस मैसेंजर आरएनए की क्या होती है? स्प्लाइसिंग होती है, दैट मीन्स रिमूविंग ऑफ द एंट्रॉन्स एंड जॉइनिंग ऑफ द एक्सॉन। एंड थर्ड वन इज कि जब ट्रांसपोर्ट होता है मैसेंजर आरएनए का फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म, वहां पे जीन एक्सप्रेशन जो है उसको रेगुलेट होगा। एंड फोर्थ जो है जीन एक्सप्रेशन कहाँ पे रेगुलेट होगा? तो दैट जीन एक्सप्रेशन रेगुलेट्स एट द ट्रांसलेशनल लेवल। ओके बेटे, अब मैं नेक्स्ट पेज पर हूँ, पेज नंबर है 116। उसमें आपको उसने एक जनरल एग्जांपल दिया हुआ है। कहता है कि किसी भी सेल के अंदर, ठीक है, किसी भी सेल जो है उसके अंदर जो जीन्स होते हैं, वो जीन्स क्या करते हैं? जब भी एक्सप्रेस होते हैं वो हमेशा पॉलीपेप्टाइड्स बनाते हैं, यानी प्रोटीन्स बनाते हैं, और वो प्रोटीन्स बॉडी के अंदर कुछ फंक्शंस जो है उनको रेगुलेट करते हैं। ठीक है, तो उसका एक उसने कॉमन सा एग्जांपल लिया है कि अगर हमारे पास कौन सा बैक्टीरिया में ई कोलाई बैक्टीरिया है, तो उस ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है, एक एंजाइम फंक्शन करता है। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दैट एंजाइम? द नेम ऑफ द एंजाइम इज बीटा ग्लैक्टोसाइडेज। द नेम ऑफ एंजाइम इज बीटा ग्लैक्टोसाइडेज। ठीक है बेटे, ये बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम जो है ई कोलाई बैक्टीरिया में क्या काम करते हैं? तो दिस बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम इट हेल्प्स इन द ब्रेकडाउन ऑफ द डाइसैकेराइड शुगर व्हिच इज लैक्टोज शुगर इन ई कोलाई। ठीक है, ई कोलाई बैक्टीरिया जो है उसको अपनी सक्सेसफुल फंक्शनिंग के लिए लैक्टोज शुगर की जरूरत होती है। और ये लैक्टोज शुगर जो है वो ई कोलाई बैक्टीरिया को तभी मिल सकती है अगर उसमें कौन सा एंजाइम प्रेजेंट हो? बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम प्रेजेंट हो। तो ये बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम लैक्टोज शुगर का ब्रेकडाउन करता है और उसको किस में कन्वर्ट कर देता है? ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में कन्वर्ट कर देता है। और ये ग्लूकोज और ग्लैक्टोज जो है वो इजीली ई कोलाई बैक्टीरिया जो है उसको मिल जाते हैं और उसका जो सेल है वो सक्सेसफुली फंक्शन कर पाता है। ठीक है बेटे, अब वो कहते हैं कि सेल जो है, बैक्टीरियल सेल जो है उसको लैक्टोज शुगर की जरूरत है, इसीलिए उसके अंदर कौन सा एंजाइम प्रेजेंट है? बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम प्रेजेंट है। ठीक है, पर अगर वो कहता है कि लैक्टोज जो है ई कोलाई बैक्टीरिया को नहीं चाहिए होता, तो उस केस में उसमें बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम प्रेजेंट नहीं होना था। तो इसका मतलब सेल जो है वो ये डिसाइड करते हैं कि कौन से जीन्स की उनको रिक्वायरमेंट है। जिस जीन की उनको रिक्वायरमेंट है वही जीन एक्सप्रेस होते हैं और वही जीन आगे जाके क्या बनाते हैं? प्रोटीन्स बनाते हैं। और जिन जीन्स की उनको रिक्वायरमेंट नहीं है उन जीन्स को सेल जो है वो एक्टिवेट नहीं होने देते। ठीक है बेटे, अब देखो एक लाइन उसने लिखी हुई है, कहते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर होने वाली मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज और किस तरह के एनवायरनमेंट में वो ऑर्गेनिज्म रहता है, ये सारी चीजें जो है वो मिलकर ये डिसाइड करती हैं कि कौन से जीन एक्सप्रेस होंगे और कौन से जीन्स जो है वो एक्सप्रेस नहीं होंगे। ठीक है बेटे, अगर बॉडी के अंदर होने वाली मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में किसी पर्टिकुलर प्रोटीन की जरूरत है जो किसी जीन की वजह से प्रोड्यूस होता है, तो वो जीन एक्टिवेट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। उसी तरह से बॉडी में जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं या जिस तरह का एनवायरनमेंट जो है उसमें वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म रह रहा है, ये सारी चीजें जो है वो डिसाइड करेंगी कि कौन से जीन का एक्सप्रेशन होना है और कौन सा नहीं होगा। उसके बाद देखो हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि एक प्रोकैरियोटिक सेल जो है उसके अंदर जीन एक्सप्रेशन जो है वो कैसे रेगुलेट होता है। ठीक है बेटे, अब फिर से एक प्रोकैरियोटिक सेल पे आइए। सभी स्टूडेंट्स को मालूम है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के बारे में। मैंने आपको बताया था कि ट्रांसक्रिप्शन के अंदर जो यूनिट होती है वो 3 चीजों से मिलकर बनी हुई है। नंबर 1 इज प्रमोटर रीजन, नंबर 2 इज स्ट्रक्चरल जीन एंड नंबर 3 इज द टर्मिनेटर रीजन। ठीक है बेटे, अब वो कहते हैं कि जब ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस जो है वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर स्टार्ट होना है, तो उस समय क्या होगा? आपको मालूम है सीधी सी चीज होनी है, ट्रांसक्रिप्शन अगर स्टार्ट होनी है तो उसको एक एंजाइम जो है वो स्टार्ट करवाता है एंड द नेम ऑफ द एंजाइम इज डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है बेटे, अब मैंने आपको सिर्फ इतना बताया था कि ये डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो कहाँ पहुंचता है? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के प्रमोटर रीजन के पास पहुंचता है
और वहां जाके बाइंड कर जाता है, क्योंकि वहां पे खास तरह के फैक्टर प्रेजेंट होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, सिग्मा फैक्टर कहते हैं। ठीक है, पर इसके बीच भी एक स्टोरी है जो आपको वहां नहीं बताई गई थी, और वो ये है कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में जहां प्रमोटर रीजन प्रेजेंट होता है, ठीक है, उसी के साथ में एक और रीजन भी प्रेजेंट होता है जिसका नेम है ऑपरेटर रीजन। और वो कहता है कि इस ऑपरेटर रीजन के अंदर, ठीक है, कुछ असेसरी प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, और ये असेसरी प्रोटीन्स जो हैं वो क्या करते हैं, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है उसकी बाइंडिंग प्रमोटर रीजन से होगी या नहीं होगी, ये चीज डिसाइड करेगी। ठीक है, तो कहते हैं कि ये जो प्रोटीन्स हैं जिनको हम क्या कह रहे हैं, रेगुलेटरी प्रोटीन्स कह रहे हैं, ये रेगुलेटरी प्रोटीन्स या तो एक्टिवेटर हो सकते हैं या फिर ये क्या हो सकते हैं, रिप्रेसर हो सकते हैं। अगर ये एक्टिवेटर है इसका मतलब वो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की हेल्प कर रहे हैं और उसको प्रमोटर के साथ बाइंड होने दे रहे हैं। पर अगर ये रिप्रेसर हैं तो ये क्या करेंगे, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की बाइंडिंग को रोकने की कोशिश करेंगे। ठीक है बेटे, फिर से सुनेंगे ध्यान से। प्रमोटर रीजन के पास क्या प्रेजेंट है, एक ऑपरेटर रीजन प्रेजेंट है जिसको हम ओ से डेजिग्नेट करेंगे, और उसके अंदर काफी सारे एसेसरी प्रोटीन्स होंगे, और ये एसेसरी प्रोटीन्स या तो एक्टिवेटर है या फिर रिप्रेसर है। अगर ये एक्टिवेटर है तो ये आरएनए पॉलीमरेज की हेल्प करती हैं इसके साथ बाइंड होने में, प्रमोटर रीजन से। और अगर ये रिप्रेसर है तो ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है उसको क्या करेंगे, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को प्रमोटर से बाइंड होने से रोकेंगे। तो इन ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स को यहाँ पे क्या बोला गया है, ऑप्रॉन बोला गया है। इट इज नोन एज ऑप्रॉन। तो कहते हैं कि इस तरह के कई सारे ऑप्रॉन्स जो है वो सेल सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो सेल जो है हमारी बॉडी में न्यूमरस सेल्स हैं, और हर एक सेल जो है उसमें इस तरह के कई सारे ऑप्रॉन्स जो है वो काम करते हैं। और हर एक ऑप्रॉन जो है उसके अंदर दो चीजें होती हैं, एक उसका ऑपरेटर रीजन होता है हर एक ऑप्रॉन का, और एक उस ऑपरेटर रीजन जो है उसके साथ एसोसिएटेड रिप्रेसर होता है। ठीक है बेटे, हमेशा याद रखिए कि रिप्रेसर जो है वो क्या है, रिप्रेसर जो है वो कोई भी ऐसा रेगुलेटरी प्रोटीन है जिसका हमेशा जो है फंक्शन यही है कि उसने ऑपरेटर के साथ जाके बाइंड करना है। और क्योंकि उसका नाम रिप्रेसर है, इसका मतलब अगर वो ऑपरेटर के साथ बाइंड हो जाएगा तो इसका मतलब वो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को प्रमोटर से बाइंड नहीं होने देगा। ठीक है, तो अब देखिए, अब यहाँ पे हम आपको समझाने जा रहे हैं लैक्टोप्रॉन के बारे में। ठीक है, तो लैक्टोप्रॉन वर्ड का मतलब है लैक्टोज ऑप्रॉन। तो हमने ये वाला जो कंसेप्ट है लैक्टोप्रॉन का, ये 2 साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था, एंड देयर नेम वाज जैकब एंड मोनोड, इसलिए हम इन्हें जैकब एंड मोनोड मॉडल भी कहते हैं। ठीक है बेटे, अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ इकोलाई बैक्टीरिया लिए और उस इकोलाई बैक्टीरिया को उन्होंने कल्चर किया किसके अंदर, एक डाइसैकराइड शुगर के अंदर जिसका नेम था लैक्टोज शुगर। अब वो देखना चाहते थे कि लैक्टोज शुगर अगर मीडियम के अंदर दी जाती है तब जीन्स का एक्सप्रेशन जो है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, और अगर लैक्टोज शुगर को मीडियम में से हटा दिया जाए उस समय जीन्स के एक्सप्रेशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है बेटे, हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में, और यहाँ पे हमारा प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कौन सा है, ई कोलाई बैक्टीरिया है। और वो ई कोलाई बैक्टीरिया जो है वो लैक्टोज शुगर को पसंद करता है और सक्सेसफुल फंक्शनिंग शो करता है। तो आपको कहता है कि ई कोलाई बैक्टीरिया में क्या होना है, ट्रांसक्रिप्शन होना है। हमने मीडियम के अंदर क्या दिया हुआ है, लैक्टोज शुगर दी है, और क्योंकि लैक्टोज शुगर जो है वो बैक्टीरिया के फेवर में काम करती है, इसलिए हम उसको यहाँ पे क्या कह सकते हैं, इंड्यूसर कह सकते हैं। ठीक है, तो हमेशा की तरह अब क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन अगर शुरू होना है तो इसका मतलब सिस्टम में क्या प्रेजेंट है, एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट प्रेजेंट है, और उस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की शुरुआत में शुरू में क्या प्रेजेंट है, प्रमोटर प्रेजेंट है। ठीक है बेटे, तो प्रमोटर जो है उसकी तरफ किसने बढ़ना है, यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम ने प्रमोटर की तरफ जाना है। पर अभी अभी आपको बताया कि प्रमोटर के साथ में कौन सा रीजन है, ऑपरेटर रीजन है, और ऑपरेटर रीजन जो है उसमें काफी सारे एसेसरी प्रोटीन्स हैं। ठीक है बेटे, और ये एसेसरी प्रोटीन्स जो है वो किसकी तरह फंक्शन कर रहे हैं, ऑपरेटर की तरह फंक्शन कर रहे हैं। और ऑपरेटर जो है वो हमेशा क्या करता है, एक रिप्रेसर प्रोटीन जो है उसको प्रोड्यूस करता है। ठीक है बेटे, ऑपरेटर जो है वो किसकी वेट करता है, हमेशा एक रिप्रेसर प्रोटीन की वेट करता है जो क्या करेगा, सिस्टम को क्लोज करने की कोशिश करेगा। अब देखो, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक सेल है तो आपको मालूम है कि एक प्रोकैरियोटिक सेल जो है उसके अंदर हमेशा पॉलीसिस्ट्रॉनिक कंडीशन प्रेजेंट होती है। पॉलीसिस्ट्रॉनिक कंडीशन का मतलब है
कि उसके अंदर एक से ज्यादा जीन्स जो है वो एक के बाद एक प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे वो कहता है कि एक खास तरह की रेगुलेटरी जीन प्रेजेंट है एंड दैट रेगुलेटरी जीन हियर इज नोन एज आई जीन। ठीक है बेटे, तो यहाँ पे एक रेगुलेटरी जीन है एंड दैट इज नोन एज द आई जीन। देखो यहाँ पे ये वाला डायग्राम आपको नजर आ रहा है। तो फर्स्ट कंडीशन में मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे आपको प्रमोटर नजर आ रहा है, प्रमोटर के पास एक जीन नजर आ रही है आई जीन, जो यहाँ पे रेगुलेटरी जीन है। और फिर देखो प्रमोटर के पास में ही उसने आपको क्या दिखाया हुआ है, ऑपरेटर रीजन दिखाया हुआ है। अब वो कहता है कि ये ऑपरेटर रीजन जो है इसके साथ हमेशा किसने बाइंड करना है, रिप्रेसर ने बाइंड करना है। ठीक है, और ये रिप्रेसर कौन प्रोड्यूस करेगा, तो ये जो रेगुलेटरी जीन है यहाँ पे जिसको आई जीन कह रहे हैं उसने रिप्रेसर प्रोड्यूस करना है। और ये रिप्रेसर हमेशा किसकी तरफ बढ़ेगा, ऑपरेटर की तरफ बढ़ेगा, उसके साथ बाइंड होगा। और अगर ये उसके साथ सक्सेसफुली बाइंड कर जाता है तो उसकी वजह से क्या होगा, जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है उसको प्रमोटर रीजन दिखाई नहीं देगा और वो उसके साथ बाइंड नहीं कर पाएगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रिप्रेसर बाइंड्स टू द ऑपरेटर रीजन एंड प्रिवेंट आरएनए पॉलीमरेज फ्रॉम ट्रांसक्राइबिंग द ऑपरॉन। ओके बेटे, ये कब होता है, जब सिस्टम के अंदर इंड्यूसर यानी लैक्टोज शुगर जो है वो नहीं दिया जाता। पर अगर वो कहता है, इसके अलावा देखो एक चीज और आपको ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के अंदर नजर आ रही है कि 3 यहाँ पे जीन्स हमें नजर आ रहे हैं। ठीक है, दैट इज Z जीन, Y एंड A जीन। तो Z जो है वो कौन सा एंजाइम प्रोड्यूस करता है सिस्टम में, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम। और बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम जो है उसका फंक्शन यहाँ पे क्या है, लैक्टोज शुगर का ब्रेक डाउन करना और उसे ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में कन्वर्ट करना। एंड दूसरा जो है वो वाई जीन है, और वाई जीन जो है उसका फंक्शन क्या है कि वाई जीन जो है उसने एक एंजाइम प्रोड्यूस करना है जिसका नेम है परमीएस। और परमीएस एंजाइम का फंक्शन है कि जो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज बना है डाइसक्राइड के ब्रेकडाउन से उसको बैक्टीरियल सेल के अंदर जाने देना, इजीली उसकी परमेबिलिटी को इंक्रीज करना। एंड तीसरा वाला जो है वो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। ठीक है, तीसरा जो है वो कौन सा जीन है, ए जीन है। तो देखो ए जीन जो है वो कौन सा एंजाइम प्रोड्यूस करता है, ट्रांस एस्टिलेस एंजाइम प्रोड्यूस करता है। और ट्रांस एस्टिलेस एंजाइम का फंक्शन है थायो कंपाउंड्स जो रिएक्शन के दौरान प्रोड्यूस करते हैं उनका रिमूवल करना। ठीक है बेटे, अब देखो फर्स्ट केस में वो कहता है कि अगर हमने बैक्टीरियल सेल जो है उसको लैक्टोज नहीं दिया तो उस केस में क्या होगा, हमेशा की तरह जो आई जीन है वो रिप्रेसर मैसेंजर आरएनए फॉर्म करेगी और उस रिप्रेसर मैसेंजर आरएनए से क्या बनेगा, रिप्रेसर बनेगा। और ये रिप्रेसर जल्दी से जाके किसके साथ बाइंड कर जाएगा, ऑपरेटर के साथ बाइंड कर जाएगा। और क्योंकि ये ऑपरेटर के साथ बाइंड कर गया है तो इसलिए वो कहते हैं कि प्रमोटर रीजन जो है वो इजीली आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को विजिबल नहीं हो सकेगा। और अगर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम यहाँ पे प्रमोटर के साथ बाइंड नहीं करता तो ट्रांसक्रिप्शन भी स्टार्ट नहीं होगी और ये सारे के सारे जीन्स जो हैं वो इनएक्टिवेट ही रह जाएंगे, कोई भी आगे एंजाइम नहीं बनाएंगे, यानी ट्रांसक्रिप्शन बंद हो जाएगी। पर केस नंबर 2 में हमने मीडियम के अंदर क्या दिया है, लैक्टोज शुगर दिया है। और लैक्टोज शुगर यहाँ पे कैसे बिहेव कर रहा है, एक इंड्यूसर की तरह बिहेव कर रहा है। तो कहते हैं कि ये इंड्यूसर क्या करेगा, जो रिप्रेसर मैसेंजर आरएनए से रिप्रेसर बना है उसने जाना तो ऑपरेटर की तरफ था पर वो ऑपरेटर के साथ बाइंड होने नहीं जा सकेगा क्योंकि ये रिप्रेसर किसके साथ बाइंड हो जाएगा, इंड्यूसर के साथ बाइंड हो जाएगा। अब ऑपरेटर खाली है इसलिए ऑपरेटर जो है वो प्रमोटर रीजन को हाइड नहीं कर पाएगा। और अगर वो उसको हाइड नहीं कर पाएगा तो आरएनए पॉलीमरेज आसानी से प्रमोटर से बाइंड हो जाएगा और बाइंड होने की वजह से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगा और ये सारे के सारे जीन्स एक्टिव हो जाएंगे जिसमें Z जीन क्या बनाएगा, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, Y जीन क्या बनाएगा, परमीएस एंजाइम, और A जीन क्या बनाएगा, ट्रांस एस्टिलेस एंजाइम। ठीक है बेटे, फंक्शन सबके हमें पता है, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज ब्रेकडाउन ऑफ लैक्टोज इनटू ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज। एंड परमीएस एंजाइम का फंक्शन है सेल की परमेबिलिटी इंक्रीज करना ताकि उसमें ग्लूकोज और ग्लैक्टोज इजीली एंटर कर सके। और ट्रांस एस्टिलेस एंजाइम जो है उसका फंक्शन है कि केमिकल रिएक्शन के दौरान जो सल्फर प्रोडक्ट बने हैं उनका रिमूवल किया जा सके ताकि सेल की पॉइजनिंग ना हो। ठीक है, तो ये 2 कंडीशंस जो है यहाँ पर होती है। ये चीज क्लियर है बेटे सभी बच्चों को? यस स्पीक अप। यस मैम। एक मिनट में लाइट ऑन कर लूं, अंधेरा हो गया। ठीक है, ओके बेटे। अब बताओ किसी स्टूडेंट को ये चीज नहीं पता लगी है, वो फिर से समझना चाहता है, बताइए। इसमें बेटा 5 मार्क क्वेश्चन आ जाएगा हमें, एक बार फिर से बताऊं क्या?
यस केविन, गुरप्रीत, सबको पता लग गया बेटे? यस मैम। अच्छा जी, आगे चलें कि बताऊं? फिर से बताओ जल्दी, आगे चलें? शॉर्ट में बता दो एक बारी। देखो शॉर्ट में तुमने बस इतना याद रखना है कि एक ऑप्रॉन क्या होता है, ठीक है? ऑप्रॉन जो है वो कहते हैं कि किसी भी सेल सिस्टम में प्रेजेंट एक ऐसा रीजन होता है जहां पे कुछ एसेसरी प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, और ये एसेसरी प्रोटीन्स जो हैं ये किसके पास में होते हैं? प्रमोटर रीजन के पास में होते हैं, किसी भी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में, ठीक है? तो अगर किसी भी सेल के अंदर ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस हो रहा है, इसका मतलब उसमें क्या प्रेजेंट है? एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट प्रेजेंट है। और अभी तक आपको बताते थे कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के अंदर एक प्रमोटर रीजन होता है, और इसके अलावा कुछ स्ट्रक्चरल जीन होती हैं, और लास्ट में टर्मिनेटर रीजन होता है। और अब आपने एक चीज, नई चीज याद रखनी है कि प्रमोटर के पास एक जगह प्रेजेंट है जिसका नाम है ऑपरेटर, और उस ऑपरेटर के साथ हमेशा कौन बाइंड करता है? रिप्रेसर बाइंड करता है। और ये रिप्रेसर जो है वो क्या करता है? किसी भी सिस्टम के अंदर प्रेजेंट रेगुलेटरी जीन के द्वारा प्रोड्यूस होता है। तो क्योंकि ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है, इकोलाई सेल है, तो इसके अंदर एक रेगुलेटरी जीन प्रेजेंट है, और उस रेगुलेटरी जीन का नाम है स्मॉल आई जीन। ये रेगुलेटरी जीन हमेशा क्या प्रोड्यूस करती है? रिप्रेसर मैसेंजर आरएनए, और रिप्रेसर मैसेंजर आरएनए रिप्रेसर प्लग प्रोड्यूस करता है, और हमेशा रिप्रेसर जो है उसकी ये कोशिश होती है कि उसने ऑपरेटर के साथ बाइंड करना है और सिस्टम को आगे नहीं बढ़ने देना, ठीक है बेटे? तो रिप्रेसर जो है वो हमेशा ऑपरेटर के साथ बाइंड होने के लिए यहाँ पर आएगा, और अगर वो कहते हैं कि वो सक्सेसफुली बाइंड कर जाता है तो इसका मतलब प्रमोटर रीजन जो है वो छिप जाएगा और आरएनए पॉलीमरेज को नजर नहीं आएगा, तो आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट नहीं कर पाएगा, और ये सारे के सारे जीन्स जो है वो ऐसे ही पड़े रह जाएंगे, कोई काम नहीं करेंगे। ये कब होगा? अगर हमने पर्टिकुलर बैक्टीरियम जो है उसको इंड्यूसर नहीं दिया है। तो आपको पता है कि इकोलाई जो है उसके अंदर ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस अच्छे से तब चलता है जब हम इंड्यूसर की फॉर्म में उसको क्या देते हैं? लैक्टोज शुगर देते हैं, ठीक है बेटे? तो ये तो एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर में ऐसा होगा। अगर कहता है कि हमने मीडियम जो है उसके अंदर इंड्यूसर दिया हुआ है, तो उस केस में क्या होना है? यहाँ पर प्रमोटर रीजन तो आपको मालूम है प्रेजेंट है, आई जीन ने हमेशा की तरह क्या बनाना है? रिप्रेसर बनाना है, और ये रिप्रेसर जो है वो बाइंड करने के लिए जाएगा ऑपरेटर की तरफ, पर रास्ते में उसको क्या मिल जाएगा? इंड्यूसर मिल जाएगा जो लैक्टोज शुगर है, और वो फटाफट इसके साथ बाइंड हो जाएगा, और रिप्रेसर जो है उसको इसने यहाँ पे पकड़ लिया, इसका मतलब ऑपरेटर जो है वो खाली रह गया। ऑपरेटर के खाली रहने से प्रमोटर को वो हाइड नहीं कर सका, आरएनए पॉलीमरेज आया, प्रमोटर के साथ बाइंड किया, और उसके बाइंड होते ही ये सारी जीन्स भी एक्टिव होगी, और इन्होंने अपने अपने रिस्पेक्टिव प्रोटीन्स बनाए, जिसमें बीटा ग्लैक्टोसाइडेस एंजाइम जीन जेड ने बनाया है, और उसका फंक्शन है ब्रेक डाउन ऑफ लैक्टोज इनटू ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज। और वाई वाला जो है इसने परमियस बनाया है, विच इंक्रीजेस द परमेबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन and allow the entry of the glucose and galactose into the cell system for successful functioning of the cell, ठीक है बेटे? ट्रांस एस्टिलेस एंजाइम किसने बनाया है? ए जीन ने बनाया है, जिसका फंक्शन है रिमूवल ऑफ द थायो प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। इस तरह से ट्रांसक्रिप्शन जो है वो अच्छे से चल पाएगा, ओके बेटे? तो यहाँ पे उसने कहा है कि रिप्रेसर जो है उसके ऊपर ये रहता है सारा कि उसने सिस्टम जो है उसको आगे बढ़ने देना है या नहीं बढ़ने देना, इसलिए इस तरह के लैकोप्रॉन को हम यहाँ पे नेगेटिव रेगुलेशन कहते हैं। पर कई बार रिप्रेसर की जगह पे एक्टिवेटर भी होते हैं, तो एक्टिवेटर इस तरह से काम नहीं करते, वो प्रोसेस को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, तो उस तरह के रेगुलेशन को हम पॉजिटिव रेगुलेशन कहते हैं, ओके बेटे? अब क्लियर है? हाँ जी बोलो। ओके बेटे, हम अगले वाले पे जा रहे हैं। देखो यहाँ पे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है? बहुत डिटेल में नहीं है हमारे सिलेबस में, पर जितना कि है उससे आपको काफी कुछ पता लग जाएगा। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या है? तो कहते हैं कि इट इज अ मेगा प्रोजेक्ट एंड दिस प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड इन द ईयर 1990, ठीक है? 1990 के अंदर इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया था। ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, और इसका एम क्या था? ह्यूमन जीनोम के अंदर प्रेजेंट सारे के सारे जितने भी जीन्स हैं उन सारे जीन्स को क्या करना है? यहाँ पे हमने काउंट कर लेना है, ठीक है? अब वो कहते हैं कि हमारी बॉडी में अगर इतने सारे सेल हैं तो उन सेल्स में क्रोमोसोम है, और उन क्रोमोसोम्स में आगे डीएनए के अंदर कितने भी जीन्स हो सकते हैं। तो साइंटिस्ट है उन्होंने फर्स्ट टाइम ये इनिशिएटिव लिया कि वो सारे जीन्स को क्या काउंट कर लेंगे, और सिर्फ जीन्स को काउंट ही नहीं करेंगे, सिर्फ जीन्स को काउंट ना के अलावा उसकी हम लोकेशन का भी पता लगा लेंगे,
उसके स्ट्रक्चर का भी पता लगा लेंगे और उनके रिस्पेक्टिव फंक्शंस का भी पता लगा लेंगे। मतलब वी हैव टू फाइंड आउट द कंप्लीट एड्रेस ऑफ द जीन, ठीक है, इट्स लोकेशन, स्ट्रक्चर एज वेल एज इट्स फंक्शन। तो उसके बेसिस पे देखो शुरुआत में इंट्रोडक्शन में उसने आपको ये बताया हुआ है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर हम जेनेटिक इंफॉर्मेशन की बात करते हैं तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है उसमें प्रेजेंट डीएनए सीक्वेंसेस पर बेस्ड होती है। तो डीएनए सीक्वेंसेस जो है हर एक ऑर्गेनिज्म जो है उसके अंदर ये डिसाइड करते हैं, या डीएनए बेसिस जो है वो ये डिसाइड करते हैं कि पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जो है उसका जीनोम, उसका जेनेटिक मेकअप कैसा होगा। तो अगर एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से डिफर करता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसके डीएनए के अंदर प्रेजेंट कुछ बेसिस जो है वो एक दूसरे से क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, ठीक है। तो साइंटिस्ट जो है वो जानना चाहते थे कि हर एक ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट वो डिफरेंट बेसिस जो है वो कौन से हैं, और बाकी बेसिस जो सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स में एक जैसे हैं डीएनए सीक्वेंसेस, उनका फंक्शन क्या है, उनकी लोकेशन क्या है। तो इसलिए उन्होंने 1990 के अंदर ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया और उसमें उन्होंने सारे जीन्स जो है उनको काउंट करने का बीड़ा उठाया। ओके बेटे, अब वो कहते हैं कि इस प्रोजेक्ट को एक मेगा प्रोजेक्ट क्यों कहा गया था। तो इस प्रोजेक्ट को एक मेगा प्रोजेक्ट का नेम क्यों दिया गया, इसलिए दिया गया क्योंकि डीएनए जो है उसके अंदर ह्यूज नंबर ऑफ बेसिस प्रेजेंट है, और कहते हैं कि पूरा प्रोजेक्ट जो है उसमें हर एक बेस पेयर जो है उसको काउंट करने के लिए, ठीक है, काफी ज्यादा जो है यहाँ पे खर्च करना पड़ सकता था। तो उसमें उसने देखो एक चीज आपको बताई है कि अगर हम ह्यूमन जीनोम की बात करें तो वी हैव टू काउंट 3 × 10⁹ बेस पेयर्स ऑफ ह्यूमन डीएनए, और पर बेस पेयर जो है उसके ऊपर जो लागत लगती है हमारे, ठीक है, वो $US कितनी थी, तो $3 पर बेस पेयर जो है उसकी कंप्लीट काउंट करने की प्लस उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए इतना हमारा खर्चा जो है वो हो सकता था। और पूरा का पूरा अगर प्रोजेक्ट कंप्लीट हो तो उसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट जो है वो $9 बिलियन के आसपास मानी गई थी। तो इसलिए वो कहते हैं कि इसमें काफी सारी नई टेक्नोलॉजीज को यूज करना पड़ सकता था, नई कंप्यूटर से रिलेटेड टेक्निक्स यूज करनी पड़ सकती थी, जो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव मेथड्स थे। तो इसलिए ओवरऑल उसकी कॉस्ट जो है उसको माना गया कि $9 बिलियन के आसपास आएगी। ये एक्चुअल कॉस्ट नहीं थी, ये उसकी एक्सपेक्टेड कॉस्ट थी, ठीक है बेटे। आपको कहते हैं कि ह्यूज नंबर पे अगर हमने जो है इंफॉर्मेशन गैदर करनी है, इतने बड़े लेवल पे अगर हम कोई इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे हैं तो उस इंफॉर्मेशन को स्टोर करना भी हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज है। तो इसलिए साइंटिस्ट जो है उन्होंने बोला कि अगर हम इसको बुक्स के फॉर्म में स्टोर करते हैं तो हमारे पास जो है काफी सारी बुक्स इकट्ठा हो जाएंगी। और कितनी बुक्स जो है लगभग लग सकती हैं, देखो अपनी बुक में 3300 बुक्स की जरूरत पड़ सकती है। और इंफॉर्मेशन कैसे स्टोर होगी, अगर हर एक बुक जो है उसके अंदर 1000 पेजेस होने चाहिए, और हर एक जो बुक है उसके अंदर वो कहता है कि जो भी हम बुक है उसके हर एक पेज के अंदर हम कितने लेटर्स रखें, 1000 लेटर्स रखें। और बुक के अंदर जो है काफी सारे पेजेस, यानी हर एक बुक के अंदर 1000 पेजेस हो, और ऐसी लगभग कितनी बुक्स हो हमारे पास, 3300 बुक्स हो, तब इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन जो उसको हम स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो लेटर साइंटिस्ट जो उन्होंने डिसाइड किया कि इतनी सारी बुक्स जो हैं उनको रखना, उसको लेटर बाद में संभालना, ये हमारे लिए काफी जो है प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो instead of storing this information in the form of books, we have to store the information in the form of computer databases. उन्होंने कहा कि हम कंप्यूटर्स का फर्स्ट टाइम बायोलॉजी में यूज करेंगे, और जिस भी जीन के बारे में हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिली है वो सारी इंफॉर्मेशन हम डेटाबेसेस की फॉर्म में कंप्यूटर में स्टोर कर देंगे, और हर एक डेटाबेस जो है उसको एक कोड वर्ड दे देंगे। जब उस कोड वर्ड को हम कंप्यूटर में डालेंगे तो उस पर्टिकुलर जीन से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन, उसके लोकेशन, स्ट्रक्चर, फंक्शन, क्रोमोसोम में क्या रोल है, वो सारा कुछ जो है वो हमारे पास एकदम से आ जाएगा, ठीक है बेटे। तो इसके साथ साथ वो कहते हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है उसकी भी काफी ज्यादा हेल्प ली गई। और जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर, ठीक है, एक टेक्निक थी विच इज नोन एज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, और उसकी हेल्प से डीएनए जो है उसका आइसोलेशन प्लस डीएनए फ्रैगमेंट्स जो है उनका एम्पलीफिकेशन जो है उसको भी लेटर ऑन जो है वो किया जा सका, ठीक है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से डीएनए सेगमेंट्स जो है उनके फ्रैगमेंट्स बनाए गए। और पीसीआर टेक्निक जो है जिसे हम कहते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, उससे डीएनए फ्रैगमेंट्स जो है उनको एम्पलीफाई करके उसमें जीन्स जो है उसको स्टडी किया गया,
तो इसीलिए इस प्रोजेक्ट को एक मेगा प्रोजेक्ट का नेम दिया गया था। ओके बेटे, फिर यहाँ पे एक टर्म यूज की है बायो इन्फॉर्मेटिक्स की। तो कहता है कि पहली बार बायोलॉजी के फील्ड में कंप्यूटर एप्लीकेशंस को यूज किया गया था, इसलिए यहाँ पे एक नया डिसिप्लिन जो है वो साइंस में सामने आया, एंड दैट इज नोन एज बायो इन्फॉर्मेटिक्स। So what is bioinformatics? Bioinformatics is the branch of biology that deals with the study of computer applications in case of biology. Okay बेटे, अब वो कहते हैं कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है उसके एम या उसके गोल क्या थे। तो उसमें उसने फर्स्ट आपको बताया कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है उसके अंदर हमने फर्स्ट टाइम पूरा का पूरा जो ह्यूमन जीनोम है उसको काउंट करना था, और जिसमें लगभग ह्यूमन डीएनए में प्रेजेंट 20,000 से 25,000 जीन्स हो सकते थे। ठीक है, ये एक एस्टिमेशन था कि 20,000 से लेके 25,000 तक जीन्स जो है उनके बारे में हमें आइडेंटिफाई करना था, उनको काउंट करना था। फिर कहता है कि ह्यूमन जीनोम जो है उसको बनाने वाले डीएनए सीक्वेंसेस कितने हो सकते थे, 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर्स जो है वो ह्यूमन डीएनए जो है उसको बना सकते हैं। उन सबके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करनी थी। तो इतनी सारी जो ह्यूज इंफॉर्मेशन है उसको डेटा बेसिस की फॉर्म में स्टोर करना था कंप्यूटर में। और कहते हैं कि हमारे कंप्यूटर डिवाइसेस भी इम्प्रूव्ड कंप्यूटर डिवाइसेस होने चाहिए थे। ऐसा ना हो कि जहां हमने उस इंफॉर्मेशन जो है उसको स्टोर करके रखा है उसमें किसी तरह की कोई वायरस की एंट्री हो जाए, सारी इंफॉर्मेशन वायलेट हो जाए, तो उस केस में इंफॉर्मेशन जो है वो सक्सेसफुली स्टोर हो सके, इसलिए इम्प्रूव्ड कंप्यूटर डिवाइसेस जो उनको यूज करना जरूरी था। ठीक है बेटे, चौथे में उसने बताया है कि कई बार हमें कुछ ऐसे जीन्स के बारे में पता लग सकता है कि वो जीन्स जो है किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर कोई खास प्रोटीन बनाते हैं, और वो प्रोटीन जो है वो कोई खास प्रोडक्ट देता है, और वो प्रोडक्ट किसी इंडस्ट्री या किसी फैक्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए। तो उस पर्टिकुलर जीन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमने क्या करनी है, उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को भी हैंड ओवर करनी है, अपने तक छुपा के नहीं रखनी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो हमें यीस्ट के बारे में पता लगा है कि यीस्ट फंजाई जो है वो क्या करती है, फर्मेंटेशन का प्रोसेस करती है, कैसे करती है, सारा कुछ हमें पता लगा कौन से जीन्स के एक्टिवेशन से होता है, तो हमने जो अल्कोहल इंडस्ट्री है उसको इससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन देनी है। तो कहते हैं कि सिर्फ डेटा बेसिस के फॉर्म में इंफॉर्मेशन को स्टोर ही नहीं करना, उस इंफॉर्मेशन को हैंड ओवर भी करना है रिस्पेक्टिव सेक्टर्स को। अगर हमें किसी जीन्स के बारे में पता लगता है कि वो किसी इंडस्ट्री से रिलेटेड है, तो उसके बारे में उसकी सारी इंफॉर्मेशन, उस कंप्लीट इंफॉर्मेशन को इंडस्ट्री को हैंड ओवर करना है, चाहे एग्रीकल्चर इंडस्ट्री हो, चाहे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो, या एंटीबायोटिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो, ये सारी चीजें। और लास्ट में उसने आपको बताया है कि जब भी इस तरह का कोई बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा तो काफी सारे लोग उसके अगेंस्ट हो जाएंगे, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम ह्यूमन जीनोम जो है उसके साथ क्या कर रहे हैं, छेड़छाड़ कर रहे हैं, तो कई सारे एथिकल इश्यूज, सोशल इश्यूज जो है इसके खिलाफ हो सकते हैं। तो उन सभी लोगों के व्यू पॉइंट्स जो है उनको भी सेटिस्फाई करना है, उनको ये बताना है कि हम क्यों काउंट कर रहे हैं ह्यूमन जीनोम को, उसके क्या एडवांटेजेस हो सकती हैं। तो ये सारे के सारे इश्यूज जो है उनको अभी साइड बाय साइड सॉर्ट आउट करना है। तो ये सारे जो है वो गोल्स थे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के। ठीक है बेटे, तो कहते हैं कि पूरा प्रोजेक्ट जो है वो 13 इयर्स तक चला, और सबसे पहले इस प्रोजेक्ट की शुरुआत जो है वो यूएसए ने की थी, और यूएसए का डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, ठीक है बेटे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ जो है वो एजेंसी थी जिसने इसकी शुरुआत की थी। और उसके बाद यूनाइटेड किंगडम भी इसके साथ ज्वाइन कर गया था, और उनका जो वेलकम ट्रस्ट है वो भी उसके साथ मिलके उनके साइंटिस्ट ने काम किया। और बाद में फ्रांस में से जर्मनी, चाइना एंड जापान के कुछ साइंटिस्ट जो है उनका भी इसमें कंट्रीब्यूशन जो है वो रहा था। तो कहते हैं कि इस पूरे प्रोजेक्ट का ओवरऑल जो है फायदा ये हुआ कि इससे क्या पता लगा, डीएनए में जो वेरिएशंस है उनके बारे में पता लगा, और उससे काफी सारी ह्यूमन बींग्स में होने वाले डिसऑर्डर्स जो उनका डायग्नोसिस हो सकता था। ओके बेटे, यहाँ तक क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को? हाँ जी बेटे, यहाँ तक सभी स्टूडेंट्स को पता लग गया? अब हमने पेज नंबर 118 तक पढ़ लेना है, फिर मैं इसको कंटिन्यू करूंगी। आप ठीक है बेटे, आज ही पढ़ना है, आज ही पढ़ लेना, कल मत पढ़ना। आज अभी ताजा है तुम्हारे माइंड में तो समझ आ जाएगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो। ओके बेटे, बस अब एक दो